गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने बेसिकली अपना जो चैप्टर है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, उसमें हमने देखा था एरा ऑफ द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो उसका दबदबा किस तरीके से पहले 3 जनरल इलेक्शंस में रहता है। अब जो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया उसका जो सेकंड चैप्टर है मतलब चैप्टर नंबर जो 5 है जो मर्ज करके बनाया गया है वो आता है चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। पहले की पार्ट में हम लोगों ने जनरली जो 3 पार्ट हैं उनमें हमने यही डिस्कस किया था कि कांग्रेस का ओरिजिन किस तरीके से हुआ और कांग्रेस ने किस तरीके से वर्क किया। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस में जो हमारे पहले 3 जनरल इलेक्शंस के बेसिस पे हमारे जो पीएम थे नेहरू, उनके बाद किस तरीके से आगे की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किस तरीके से अपने उत्तराधिकारी को चूज़ करेंगी, कैसे अपने लीडर को चूज़ करेंगी और उन लीडर के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके बेसिस पे वो किस तरीके से आगे चलकर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रॉपर तरीके से रन करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है हमारा चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन कि किस तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नेक्स्ट जो उत्तराधिकार हैं उनको किस तरीके से चूज़ किया जाए और जो भी चूज़ करेंगे उनके सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हमारे जो पीएम आते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिनकी डेथ है जो वो मई 1964 में हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नेक्स्ट, अब कौन बनेगा। क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है अब वो कौन बनेंगे, क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक सक्सेशन होगा मतलब दोबारा से डेमोक्रेटिक रूल ही आएगा, या फिर अगर हमारे पीएम जैसे उनकी डेथ हो गई है तो यहाँ पर कोई सरकार ही नहीं रहेगी और हमें यहाँ पे आर्मी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि हमने जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस को लड़ा है और स्पेशली जो पहला जनरल इलेक्शन था वो हमने सबसे ज़्यादा उन लोगों को इनरोल किया था जो पॉवर्टी से बिलोंग करते थे, मतलब एक काफ़ी गरीब तबका था और साथ में वो एक अनएजुकेटेड पर्सन थे। तो उसके बिहाफ पर जो आपके नेहरू जी चूज़ हुए, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट आई, तो सबको पता था कि नेहरू काफ़ी अच्छे पीएम है और उन्होंने टाइम टू टाइम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। लेकिन एट ए टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होना और उसके बाद हमें बहुत ही जल्दी कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर है उनको लेके आना, क्योंकि जितना भी वर्क है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो ना सिर्फ ये एक क्वेश्चन था कि हु इज़ नेक्स्ट, क्वेश्चन ये भी था कि कुछ मल्टी क्राइसिस थे जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी थी। अब कोई ऐसा लीडर लेके आना है जो इस ट्रम को ख़त्म कर दे और ये जो पॉवर्टी है, जो लोग गरीब हैं उनको हम लोग मतलब एक जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे हम थोड़ा ऊपर लेके आ सकें। दूसरा जो इनइक्वालिटी है, मतलब जो लोगों के साथ असमानताएं की जाती हैं उन्हें इक्वल राइट नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो उनकी इनकम के बेसिस पे हो या फिर कोई भी एक पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बेसिस पे। और इसके अलावा जो कॉमनल एंड द रीजनल डिविजन्स, मतलब जो हमारे यहाँ पर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, उनके बीच में जो थोड़ा सा डिवीज़न है, जो छोटे छोटे रियोट वो करते रहते हैं, दंगे करते रहते हैं। इसके अलावा जो रीजनल डिवीज़न है, मतलब जो क्षेत्रीय विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है, उसको किस तरीके से हम लोग इक्वलिटी में लेके आए, किस तरीके से इन सारे डिस्प्यूट्स को हम ख़त्म करें, तो ये हमारे लिए जो पॉलिटिकल सक्सेशन है उसमें एक सबसे बड़ा इशू था। सेकंड वन आता है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, कि जो नेहरू से लेकर अगर मैं शास्त्री तक बात करती हूँ तो जैसे पहले मैंने बताया कि पहले 3 जनरल इलेक्शन में जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है मई 1964 में तो हमें दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो उनके बाद नेहरू के बाद जो आते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। लेकिन अब जब हमारा एक रनिंग टाइम चल रहा है हमारी गवर्नमेंट का, तो उस टाइम पर हम इलेक्शन तो करा नहीं सकते। हमें जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट रह गया था, टाइम पीरियड रह गया था, जैसे 1967 में हमारे 4th जनरल इलेक्शन होने थे, तो 3 साल के लिए हमें किसी जो प्राइम मिनिस्टर है उसे चूज़ करना था अपने ही जो मेंबर है लोकसभा के उनमें से। तो जो के कामराज है, ये जो के कामराज हैं वो प्रेसिडेंट थे किसके, आईएनसी के, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सारे सीनियर लीडर से बात करके उन्होंने सजेशन दिया कि लाल बहादुर शास्त्री हैं जो, हम उनको अपना नया लीडर चूज़ कर देते हैं, अपना नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर देते हैं। और जितने भी मेंबर्स थे वो इस चीज़ पे एग्री हो गए और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिनको नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर बनाया गया था, मतलब बिना किसी डिस्प्यूट के सबने एक अपना रेफरेंडम के बेसिस पे यस बोल दिया कि चलो ठीक है लाल बहादुर शास्त्री हमारे लिए अच्छे से वर्क करेंगे। तो हमारे जो सेकंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए वो लाल बहादुर शास्त्री आए 1964 से लेकर 1966 तक। ये बेसिकली हमारे यूपी से बिलोंग करते थे और ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक टाइम पे
एक बार कुछ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने उस टाइम पे रिज़ाइन भी दे दिया था इससे कि मैं रेलवे, शायद रेलवे मिनिस्टर के पद है जो, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं संभाल पाया। तो ये भी रीज़न था कि लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी लॉयल पर्सन थे, उनको पता था कि उन्हें कैसे वर्क करना है। लेकिन जब इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर हमें चूज़ करना है तो इनके सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको इनको एक प्राइम मिनिस्टर के रोल प्ले करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। पहला क्या था, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना वॉर 1962। इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, वो एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि जब भी कोई वॉर होता है तो ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमिक है, हम लोगों का जो पैसा है वो जनरली हमारे वॉर में ही इनरोल हो जाता है, बाकी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस पैसे का इनरोलमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे थी। सेकेंड वन, पाकिस्तान का भी वॉर हो गया 1965 में। तो इन दोनों वॉर के टाइम पर जो आपके ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था, नारा दिया था। इसके अलावा जो मानसून फेल हो गया, मतलब सूखे की सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर जिसकी वजह से ड्राफ्ट सूखा पड़ा, तो जिसकी वजह से फूड क्राइसिस भी आ गई, तो लोगों को मोटिवेट करना था, स्पेशली पीजेंट्स को, जिसकी वजह से ये स्लोगन दिया गया था, ताकि लोग मोटिवेट होकर दोबारा से जो उनके साथ नुकसान हुआ है मानसून की वजह से, उसको वो दोबारा से रीगेन कर सके। अगर वो निराश होकर अभी बैठ जाएंगे तो वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा जो उनकी डेथ है वो कब हो जाती है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहते, वैसे तो उनको 67 तक रहना था, लेकिन 10 जनवरी 1966 में ताशकंद, जो कि बेसिकली पहले यूएसएसआर में था, बाद में उज्बेकिस्तान है जो उसकी कैपिटल आती है ये, तो यहाँ पर आपकी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहम्मद आयूब खान, उनके साथ और जो आपके लाल बहादुर शास्त्री है, उन दोनों का एक एग्रीमेंट होता है जिसको ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ये एग्रीमेंट जनरली हमारा जो ये वॉर था इंडिया और पाकिस्तान का, इसको ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री वापस आ रहे थे तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ किस वजह से हुई उसकी मिस्ट्री आज तक हमें समझ में नहीं आई। अब जो 1967 तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जिनको दी गई थी, अब एट ए टाइम जब उनकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली 1966 से 67 का जो 1 ईयर का टाइम पीरियड रह जाता है, तो वहाँ हमें ज़रूरत थी एक और नए प्राइम मिनिस्टर की। तो अब जो थर्ड नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए जाएंगे, वो बेसिकली उनका सफ़र कहाँ से शुरू होगा। पहले नेहरू से शास्त्री देखा हमने कि पहले हमारे नेहरू थे, बाद में शास्त्री आए। अब जो थर्ड वन आते हैं वो आते हैं कि फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, कि जो नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो इंदिरा गांधी बनेंगी, लेकिन डायरेक्टली इंदिरा गांधी को इलेक्ट नहीं किया गया था। अब जैसे के कामराज ने अपने सजेशन से और लोगों को मोटिवेट करके शास्त्री को अपॉइंट करा दिया, तो अब यहाँ पर 2 मेंबर्स को खड़ा किया गया, एक तो मोरारजी देसाई जी और दूसरा जो आपकी इंदिरा गांधी है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, इन दोनों का ही नाम वहाँ के सीनियर लीडर्स ने रखा कि आप इन दोनों में से बना लीजिए। जो मोरारजी देसाई थे वो जनरली सीएम थे बॉम्बे के, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं काफ़ी बार, सेंट्रल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में थे। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो बेसिकली एक लेडी भी थी और साथ के साथ वो डॉटर थे किसकी, नेहरू की। और इसके अलावा वो एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुकी है कांग्रेस की, कहाँ पर, मतलब कौन सी ईयर में, 1958 में। और यूनियन मिनिस्टर है जो, उसमें इसका रोल क्या था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इसके पास था, जिसमें वो 1964 से 66 तक रहती है। और जितने भी जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोरारजी देसाई है जो, उनको नहीं चूज़ करते, क्योंकि वो एक जेंट्स हैं और अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो अपनी मर्जी से लेंगे, कभी भी इन सीनियर लीडर से नहीं पूछा जाएगा। तो सीनियर लीडर ने अपनी मेजोरिटी के द्वारा आपकी जो इंदिरा गांधी है उसको 1966 से लेकर 67 तक उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि इंदिरा गांधी अनएक्सपीरियंस लेडी थी, मतलब उसके पास भले ही एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, बट यहाँ पर जो एक नई गवर्नमेंट, मतलब एक नया जो एक ओहदा उसे दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, वो उसको किस तरीके से रन करेगी, किस तरीके से फॉर्म करेगी, कैसे उसको एक पूरी कंट्री को रन करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो होता है, वो इतना ज़्यादा इनरोलमेंट अपना नहीं रखता, उसके सिग्नेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, कैसे चीज़ों को अपनी कंट्री में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट कराना है, तो वो मेन रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी और वो भी एक लेडी के कंधों पर देना, तो एक थोड़ा सा था कि भाई उसको किस तरीके से वो निभाएगी। तो सीनियर लीडर्स ने यही सोचकर कि ये हर चीज़ में हमसे ही पूछेगी, हमारे सजेशन लेगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का इनरोलमेंट ज़्यादा रहेगा, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अपॉइंट कर दिया 2/3 मेजोरिटी के बेसिस पे 1966 से लेके 67 के टाइम पीरियड तक। अब जो नेक्स्ट वन इसमें आता है वो तो हमने देखा कि 1 साल तक वो रही। अब जो नेक्स्ट रन आते हैं, क्योंकि भाई देखो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो 1952 से 1957 तक का था, सेकंड जनरल इलेक्शन हुई 1957 में,
जो 62 तक रहे। फिर उसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शन हुए 1962 से 1967 तक उनका टाइम पीरियड था। अब 1967 में एक नई जनरल इलेक्शन का टाइम पीरियड आ गया जो फोर्थ जनरल इलेक्शन था। लेकिन जो ये फोर्थ जनरल इलेक्शन था इसमें अब नेहरू हमारे साथ नहीं थे। वो नेहरू जो जनरली हमेशा युवाओं के बीच में एक मुद्दा रहता था और बहुत सारे लोग उसे पसंद भी करते थे और वो हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता था। और अब एट प्रेजेंट जो अभी पुरानी जो पीएम रही है हमारी वो इंदिरा गांधी है। और अब जो नया इलेक्शन होने वाला है तो किस तरीके से वो लेडी यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी के बेसिस पे जितवाएगी और अपने आप को शायद पीएम अपॉइंट कराए। तो यहाँ पर फोर्थ जनरल इलेक्शन होने से पहले जो चैलेंजेस हैं, मतलब जो समस्या जो इंदिरा गांधी ने अपने एक साल में देखी वो क्या क्या थी। पहला जो नेचुरल कैलेमिटीज थी, मतलब जो हमने देखा कि मानसून फेल हो गया, ड्रफ्ट सूखे की वजह से फूड क्राइसिस आ गई। सेकेंड वन क्या था कि जो फर्स्ट ये जो नेचुरल कैलेमिटी हुई उसकी वजह से नेचुरल फूड शॉर्टेज हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं। तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो वो भी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉर में इनरोल रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं गया। दूसरा जो एग्रीकल्चर में क्राइसिस आ गई जिसकी वजह से रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज तक पहुंच ही नहीं पाया तो हमारी प्रोडक्शन कम हो गई। तो एक तरीके से प्रोडक्शन कम तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है जो दूसरी कंट्रीज़ में हम चीज़ों को निर्यात करते थे भेजते थे वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ के लोगों की डे टू डे की कंजप्शन को पूरा नहीं कर पा रही, तो दूसरी कंट्री में हम कैसे सेल आउट करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने डीवैल्यूएशन, मतलब इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने डीवैल्यूएशन भी किया। जैसे पहले क्या था, $1 में 5 चीज़ मिलती थी या $1 5 रुपए के बराबर था। अब जो $1 है वो 7 रुपए के बराबर है। मतलब पहले मैं $1 में कोई भी 5 चीज़ खरीद लेती थी, अब मुझे $1 में क्या करनी है, 7 चीज़ मैं खरीद बेच सकती हूँ किसी को भी। तो बाहर की कंट्रीज़ क्या करती हैं कि भैया अब हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए देना तो $1 ही है, लेकिन जहाँ पर उस $1 से मान लो मैं 5 संतरे खरीद रही थी तो अब मुझे उस $1 से 7 संतरे मिलेंगे। तो मैं मान लो मैं यूएस से हूँ और मैंने इंडिया से सामान खरीदना शुरू किया, तो पहले जो $1 दे रही थी उससे 5 ही चीज़ मिलती है, अब मुझे $1 से 7 चीज़ मिलेंगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो चीज़ें हैं उनके साथ, मतलब एक तरीके से जो अपना ट्रेड है उसको ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दूंगी, जिसकी वजह से जो ये क्राइसिस थी ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करती हूँ। और ये एक रीज़न था कि इंदिरा गांधी ने एक छोटा सा स्टेप उठाकर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। इसके अलावा जो एक और चैलेंजेस भी थे कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो पार्टीज़ का उदय हो चुका था, जो पहले की जनरल इलेक्शन में इतना इनरोलमेंट नहीं था, अब ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनको पता था कि जो नेहरू हैं वो नहीं है और जो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मतलब जो ये इंदिरा गांधी जो नई हमारी प्राइम मिनिस्टर आई हैं ये शायद यहाँ रन नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लेडी है। सबके माइंड में यही था। तो इन लोगों का जो डोमिनेशन था कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी का वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा था, जो कांग्रेस के लिए खतरा था। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और लोग जो जैसे इतनी सारी जब ये क्राइसिस आ जाती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने बताया कि जब इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ही कम होगी तो लोगों के पास काम कहाँ से आएगा, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। फूड प्राइसेस, जो फूड के प्राइस है वो राइज हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो कंट्री जनरली उस सामान को आपको बाहर से खरीद के तो देगी नहीं। जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है बहुत कम लेवल पर, अब खाने वाले तो इंसान कम नहीं हो रहे, बस सामान ही कम हो गया है। अब एक ब्रेड के पैकेट को अगर 10 लोग खरीदने जाएंगे तो दुकान वाला तो बोली ही लगाएगा उसकी कि भाई जो ज़्यादा रेट देगा मैं तो उसी को बेचूंगा, भले ही उसका प्राइस 10 रुपये है या 20 रुपये है और जो सामने वाला है वो 100 रुपये देने के लिए रेडी है तो वो 100 रुपये में ही उसे बेचेगा, वो उस रेट में नहीं देगा जितना उस पर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम एक फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले की हैं, जिसमें इन सब को देखते हुए हमें एक नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो लड़ना था। और अब जो नेक्स्ट वन आएगा, इसके अलावा एक और भी समस्या थी कि नॉन कांग्रेसिज्म, मतलब जो अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में देखा था कि कांग्रेस का दबदबा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे जब 4th जनरल इलेक्शन आने वाले थे तो यहाँ पर जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी ना उन सब ने अपना एक गुट बना लिया था, अपना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसमें अलग अलग पार्टीज ने मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा होना स्टार्ट किया। जैसे रोल ऑफ द अपोजिशन में देखा जाए आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें बहुत सारी पार्टीज ने एक साथ मिलकर किसके अगेंस्ट खड़ी हो गई, आईएनसी। तो आईएनसी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी वीक नजर आएगी क्योंकि अपोजिशन में एक नहीं बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एक कोलिजन गठबंधन बना लिया है, गुट बना लिया है।
इसके अलावा जो वोटर्स है, अब ऑब्वियसली पहले जो एक पॉलिटिकल पार्टी है या सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज करो 2 कैंडिडेट आपके सामने हैं, अब मान लो 60% लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, तो 60% वोट में कुछ वोट पहले एक पार्टी को मिल गई, कुछ दूसरे को मिल गई। लेकिन वहीं पर नेक्स्ट इलेक्शन में मैं 2 की बजाय 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा कर देती हूँ और अभी भी 60% लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो अब और ज़्यादा जो आपकी वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। किसी को 10% मिले, किसी को 12% वोट मिलेंगे, किसी को 15%। और अगर वही 60% वोट अगर मैं 2 पार्टीज में डिवाइड करती हूँ तो शायद उन लोगों को इनके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, तो दैट मीन्स द जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं अलग अलग पार्टीज में। जैसे एक राम मनोहर लोहिया पर्सन है, जनरली उन्होंने मोटिवेट किया बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम एक यूनिटी बना लेते हैं। किसके अगेंस्ट? जो कांग्रेस पार्टी है उसके अगेंस्ट। अगर हम कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी एक यूनिटी बना लेते हैं तो हम कांग्रेस को काफ़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जितनी भी अपोजिट पार्टीज हैं उन सबको मिक्स करके एक पार्टी बनानी पड़ेगी। ही सेड दैट कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डनरी पुअर पीपल। इसके साथ ही जो जी आपके राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ये भी बोला कि जो कांग्रेस का रूल है ना वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, और जो जर्नली अपोजिशन है वो उनके अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो पुअर पर्सन है ना और जो ऑर्डनरी पर्सन है उनकी डिमांड भी ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि नेहरू की डेथ के बाद और उसकी डेथ से पहले भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम, जैसे कि चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक में जो क्राइसिस आई थी ना उसको शायद हम हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में थोड़ा सा चूक गई थी, जिसकी वजह से जो राम मनोहर लोहिया है उनको अलग अलग अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करके और इसके अगेंस्ट खड़ा करने में सफलता मिली थी। और जो राम मनोहर लोहिया है ही ऑल्सो सपोर्ट द सोशलिज्म। वो हमेशा ये जो एक तरीके से सोशलिज्म मतलब समाजवाद पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे, बट अपोजिट टू द इंग्लिश, मतलब एंटी नेहरू ऑल्सो। और कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश पर्सनस थे, जो यूरोपियंस थे, उनके अगेंस्ट थे। और दूसरा नेहरू है, जो नेहरू के भी वो अगेंस्ट थे, क्योंकि वो उनको यही लगता था कि जो नेहरू है ना वो यूरोपियन से काफ़ी कनेक्टेड है, हर चीज़ में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने इंडियंस को नहीं देते हैं। और इसी वजह से इन्होंने, जो राम मनोहर लोहिया है, 2 पार्टीज़ का फॉर्मेशन किया था, CSP का और SSP का। CSP मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, और SSP मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का। इसका ओरिजिन, इन दोनों पार्टीज़ का ओरिजिन करने का रीज़न ही उसका ये था कि वो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन करेगा जो बहुत सारी अपोजिट पार्टी को मर्ज करके बनाई गई है, और कांग्रेस के अगेंस्ट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाएगा, ताकि कांग्रेस नेक्स्ट जो 4th जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आ ही ना पाए।